वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आप लोगों के लिए मैं आज ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा कि टॉप करोगे, मात्र ये पढ़ लो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो पे जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा कमेंट कर दो, क्योंकि अच्छे से कमेंट से मुझे थोड़ी सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है क्लास 10 साइंस टॉप पोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या पूछा गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण देकर परिभाषित करना है ना, तो उत्तर देख लेते हैं हम क्या है। उत्तर में जब दो विलयनों से दो विलयन होते हैं, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से जो श्वेत पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जो जल से अविलेय होता है, और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, और जिस अभिक्रिया से ये अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पहले हमें अवक्षेप मिलेगा और अवक्षेप जिस अभिक्रिया से हमें मिलता है उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और श्वेत पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिस श्वेत पदार्थ जिससे प्राप्त होता है जिस अभिक्रिया करने पर, उसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ये उदाहरण रहा, ये अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, ये श्वेत पदार्थ है जो जल में अविलेय होता है। Na2SO4 ये भी एक्वस, BaCl2 ये भी एक्वस। जब इनको हम अभिक्रिया करवाएंगे तो BaSO4 हमारा मिल रहा है। ठीक है, और Na2NaCl ये हमारा वो मिल रहा है, क्या है, अवक्षेप मिल रहा है। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, या जल निकल रहा है जो जल में अविलेय होता है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं क्या प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। प्रश्न क्रमांक दूसरे में हम लोगों को क्या पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा गया है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर में हम लोगों को क्या दिया है, उत्तर में हम देखते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को यदि हम वायु के संपर्क में रखने से अपचयन की क्या गति बढ़ जाती है, अपचयन की गति बढ़ जाती है, संपर्क में रखने से तीव्र हो जाता है अपचयन। इसीलिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित करने पर अपचयन की क्रिया को रोका जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं जो कुरकुरो में जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस रहती है। ठीक है, चिप्स में जो हवा भरी रहती है वो नाइट्रोजन रहती है, जिससे चिप्स इतनी क्रिस्पी होती हैं। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेकंड लिख दिया, तो इसको आप लोग नजरअंदाजा कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या होते हैं। उदाहरण देकर हमें बताना है। तो मिश्र धातु किसी धातु का किसी अन्य धातु किसी धातु या किसी अन्य धातु या अधातु से मिलकर, दो धातु या एक धातु से मिलकर बनाए गए सहमांगी मिश्रण को मिश्रित धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए हम पीतल, कंसा आदि आप लोगों की ये सभी मिश्रित धातु में आते हैं। अब आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है, 4 में आप लोगों को पूछा गया है कि विद्युत के तार धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं। धातुओं से बनाए जाते हैं क्यों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों बनाए जाते हैं ऐसा, या ये पूछा जा सकता है कि विद्युत के तार किस धातु से बनाए जाते हैं, तो आप लोग लिख देंगे तांबे से। ठीक है, और फिर आप लोगों को उत्तर में हम क्या लिखेंगे, विद्युत के तार धातुओं से इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब रीजन सुनिए, धातुओं से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि धातु में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं हमेशा के लिए, जिसे धातु विद्युत, जिससे क्या होता है, हाँ, जिससे धातु के प्रभाव में कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा, कम झंझट होगी, इसलिए धातु के तारों को यूज किया जाता है। ठीक है, अब बार बार खराब होगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, विद्युत विभाग वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो लोग धातुओं का यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्रियाशीलता समूह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर हमें बताना है। तो सबसे पहले क्रियाशीलता समूह हम देख लेते हैं। क्रिया जिस किसी कार्बन यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़े परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक से अभिलक्षणिक गुण के लिए उत्तरदायी है, अभिलक्षणिक गुण के लिए उत्तरदायी है, इस क्रियात्मक समूह को इसी क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लेंगे, CaOH और OH, ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ओ का, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वो पहले ही से बॉन्डेड है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हाइड्रोकार्बन क्या है। इसे आप लोग 2023 में आप लोग 100% देख लीजिए, 2023 में ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगर इसकी PDF चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, इसकी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो हाइड्रो
हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन या कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। कैसे? ऐसे कार्बन या कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ओनली कार्बन रहता है और उनमें और ओनली हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, तो मिलकर बनते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 होते हैं मुख्यतः। इन 4 के बारे में 4 नंबर में पूछा जाता है, ये आप लोगों के में पूछा जाएगा ही जाएगा। जब 4 नंबर वाली वीडियो बनाऊंगा तब ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन के 4 आप लोगों को वो बनाना है, क्या इस तरह से परमाणु वो बनाना है, ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या पूछा गया है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार की भूमिका बताना मैं अपने भोजन के पाचन में, ठीक है। मुंह में स्थित लार ग्रंथि से लार निकलकर चबाए हुए भोजन से मिलकर इसे चिकना बनाती है, ठीक है। मतलब जो लार निकलती है उससे जो भोजन है वो चिकना बन जाता है, जिससे वो ग्रसिका मतलब जो आहार नलिका होती है उसमें फिसलने में उसे आसानी होती है, क्योंकि आहार नलिका बहुत कोमल होती है ना, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एवं एक और जो कि महत्वपूर्ण है, ये साइंटिफिक रीजन है कि एवं लार से एमाइलेज एंजाइम उत्पन्न होता है। क्या? एमाइलेज एंजाइम उत्पन्न होता है जो जटिल अणुओं को जटिल अणुओं को सरल अणुओं में क्या खंडित करता है, शर्करा में खंडित कर देता है, सरल अणुओं में खंडित कर देता है, जिससे पाचन की क्रिया में सरलता होती है। अब देखिए यहाँ पर ही आधा काम हो जाता है आप लोगों का पाचन का, मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है पाचन की क्रिया, इसलिए कहते हैं मुंह में जो क्या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की शक्ति होती है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाने वाला है आप लोगों के 2023 में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। क्या है आप लोगों का ये क्वेश्चन? लसीका, ओ सॉरी लाइट चली गई, सॉरी गाइस लाइट चली गई थी, फ्लैश से काम चला रहे हैं अब, ठीक है। लसीका एवं रक्त में अंतर बताना है, ठीक है। तो लसीका और रक्त में हमें अंतर बताना है। तो लसीका रंगहीन होती है या हल्के पीले रंग की होती है, रक्त क्या लाल रंग का होता है, प्योर लाल रंग का, ठीक है। और फिर कह सकते हैं लसीका में लाल रक्त कोशिका या कहें तो RBC मत लिख देना, RBC नहीं होता। और ठीक है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC पाई जाती है, ओके। फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? स्वपरागण क्या है? स्वपरागण ये आप लोगों का 100% 2 नंबर में आप लोगों का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर में अथवा में पूछ लेंगे, लेकिन आएगा तो आएगा, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। स्वपरागण क्या है? जब किसी एक पुष्प में केसर पराग कोश में पराग कण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वृत्त कंग पर पहुंचता है तो पराग कण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है, ओके। अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए द्विखंडन क्या है? द्विखंडन एक कोश प्राय है जो 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म दे देता है, ठीक है। इसमें द्विखंडन में सिर्फ क्या, जैसे ये प्राणी है, कोई भी किसी को भी मान लेते हैं, कोई एंजाइम अमीबा है, तो ये खंड बीच से कटा तो 2 अलग अलग प्राणियों को जन्म दे दिया उसने, ठीक है। 2 होगा उसके प्राणी, वो तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। अब है बहुखंडन। बहुखंडन में देखिए ये हो जाता है हमारा एक प्राणी, इसको हम चाहे जितनी बार जितने पीसों में काट दें, अगर ऊपर से नीचे से चाहे जहाँ से काटें वहाँ से उसका नया जन्म हो जाएगा, और कई हजारों टुकड़े में काटेंगे 1000 नए जन्म हो जाएंगे, इसे हम बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। बहुखंडन में एक कोष अनेक संतानों को क्या जन्म दे सकता है, विखंडित कर उसमें जीव हो सकते हैं, ठीक है। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है? देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है? मेंडल ने अपने प्रयोग में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों को लिया था और उनका संकरण कराया, ठीक है। 2 भिन्न गुणों वाले पौधों को लिया और उनका संकरण कराया, जैसे लंबा पौधा और बूना पौधा। परीक्षण के बाद क्या पता चलता है कि पहली पीढ़ी में केवल लंबा पौधा ही उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि बूना पौधा अप्रभावी लक्षण निकला पहली पीढ़ी में, और जब दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बोने थे, कुछ पौधे लंबे थे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का देख सकते हैं ये लंबा होना क्या प्रभावी लक्षण है और बोना होना अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। जब संकरण करवाया तो ये पता चलता है, ठीक है। लंबा पौधा नहीं है, कुछ पौधे बोने थे, और यहाँ पर कुछ पौधे लंबे होना प्रभावी लक्षण है तथा बोना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोग से पता चलता है कि हमें लक्षण प्रभावी होते हैं और अप्रभावी होते हैं, ओके। अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों क्या पूछा गया
है दोस्त, इस क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को पूछा गया क्या है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर की क्षमता बतानी है। ठीक है, तो लेंस की एक डायोप्टर, ये 1 बना हुआ है, एक डायोप्टर क्षमता जब किसी अभिसारी या कहें तो दुई उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिए लेंस की देखिए फोकस दूरी 1 मीटर है, तो 1 मीटर होगी तो उसकी डायोप्टर की क्षमता भी कितनी, 1 ही होगी। ओके, तो अब क्या है, अर्थात कि लेंस की डायोप्टर की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समान होती है। देखिए F बराबर डायोप्टर, या F डायोप्टर को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर F ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फोकस दूरी। ओके, फिर आ जाती हैं अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक आप लोगों ने 10 चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा अपवर्तनांक क्या है। एक माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ये रहा इसका अनुपात। ठीक है, अनुपात के बराबर है। इस अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए ये रहा हमारा अनुपात, और ये इसको अनुपात माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। देखिए ऐसा कांच का एक गुटका होता है, इसमें हम तो ये झुक गया, फिर ऐसा होगा, ये क्या पहले इसमें प्रकाश की चाल और इसमें प्रकाश की चाल के जो बटे में होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। फिर दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, कारण सहित हमें बताना है। तो यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख उसकी फोकस दूरी के सामने रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब दर्पण पर बनेगा, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पर। इस प्रकार डांडी के पास अपवर्तन दर्पण पर रखने पर उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे साफ साफ दिखेगा कि कहाँ पर हम लोगों को क्या बाल को काटना है। अगर गलत अलग दिखेगा, छोटा दिखेगा तो कट लग जाएगा और हम लोगों को खून भी निकल सकता है। अब आ जाते हैं इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया है, अपवर्तन दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हमें लिखिए, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो या ऐसा भी पूछ सकते हैं मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, या कंफ्यूज करने के भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार से आप डायग्राम भी बना सकते हैं जिससे आप लोगों के नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आपके मन में अभी सवाल आ रहे होंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी कैसे लिखेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में।